Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में भी हम एक और क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देखो सर, जब भी तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, एक फॉर्मेट को ड्रॉ करोगे। तो स्टेप नंबर 1 बोलता है एक फॉर्मेट को पहले से ही बना के रखो। सर कौन सा फॉर्मेट? सर ये जितना भी मैंने फॉर्मेट डिस्प्ले किया है ना सर, ये तुम लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में बनाओगे बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। तो सर इतना पहले फॉर्मेट बना लेना, ये वर्किंग नोट नंबर 1 तक एज इट इज सेम फॉर्मेट बना लेना वर्किंग नोट नंबर 1 तक। सर सेकंड क्या बोलता है, मेक द वर्किंग नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर वो बोल रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पर तुम लोग क्या करो, वर्किंग नोट्स बनाना शुरू हो जाओ। तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा और एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो देखो उसने बोला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सर 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी कॉस्ट, उसको मैंने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट में 20,000 का 20% का प्रॉफिट होता है 4,000। तो इसका मतलब है मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट को 24,000 में बेच दिया। अब देखो सर, मैंने यहां पर देखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस। तो मेरा जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है सर, उसका मेरा ओपनिंग बैलेंस था 50, क्लोजिंग है 60। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैं इसका एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्यों वर्किंग नोट बनाऊंगा? क्योंकि मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है और ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस जो मेरे को गिवन था सर वो था 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 60,000। तो यहाँ पर मेरा आ गया ओपनिंग बैलेंस सर, वो आ गया मेरा 50,000। सर क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ गया 60,000। मेरे को पता है जो मैंने बाय बैंक में सेल किया सर, सेल थी 20 की इन्वेस्टमेंट 20% के प्रॉफिट मतलब 24,000। और यहां पर आ गया टू प्रॉफिट, यहां आया टू प्रॉफिट दैट इज योर 4,000। अब देखो सर मेरी बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है, इधर मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो इधर आ गया टू बैंक अकाउंट, इसको मैं बोलता हूं परचेज। सर मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 60,000 प्लस 24,000 माइनस 54,000। तो सर यहाँ पर मेरी टू बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ गई 30,000, जो हो गया मेरा परचेज। अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 3 बोलता है पुट द डिफरेंसेस इन द रिस्पेक्टिव हेड्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसके डिफरेंसेस रिस्पेक्टिव हेड्स में डालना शुरू होता हूँ। तो सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बीडी कहीं जाता नहीं, सीडी कहीं जाता नहीं। सर जो ये मेरा बाय बैंक में इसको बोलते हैं सेल, तो ये जाता है मेरा इन्वेस्टिंग में, परचेज भी जाता है मेरा इन्वेस्टिंग में, और यहाँ प्रॉफिट जाता है मेरा ऑपरेटिंग में। तो देखो सर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं प्रॉफिट इन्वेस्टिंग में डाल देता हूँ सेल और परचेज। तो जो मेरी सेल थी, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर ये थी मेरे 24,000। तो यहाँ पर आ गया 24,000 पॉजिटिव में। फिर सर मेरा था यहाँ पर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर ये आ गया मेरा 30,000 नेगेटिव में। मेरा प्रॉफिट था तो प्रॉफिट को मैं डाल दूंगा, पहले मैंने प्रॉफिट को ऐड किया अब कर दूंगा लेस। सर यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो सर ये मेरा आ गया 4,000 नेगेटिव। सर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम्हें पेपर में पूरा लिख के आना है। तो देखो सर ये मेरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का वर्किंग नोट हो गया खत्म। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 क्या बोलती है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द 62,000। सर अगर यहाँ पर टैक्स पे गिवन है, इसका मतलब है मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी होगा क्लोजिंग भी होगा, सर वो मिलेगा बैलेंस शीट से। अब सर प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो मेरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होती है, वो करंट लाइबिलिटी में होती है। तो मैं यहाँ पर आया करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, उसने बोला नोट नंबर 3 पे जाओ, पहले तो इसको कट कर दो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को। सर यहाँ पर आया 45 और 50 का नोट नंबर 3। तो ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 45। तो मैं इसका भी एक अकाउंट बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। सर जो मेरा कैरेट डाउन था वो आ गया 45,000। अब देखो
अब उसने क्या बोला कि जो मेरा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो कितना है सर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है 62,000। तो मैंने क्या किया, देखो मुझे पता है यहाँ पर ओपनिंग आता है, यहाँ क्लोजिंग आता है, ओपनिंग क्लोजिंग मैंने डाल दी है। अब जब मैं टैक्स पे करता हूँ ना तो एंट्री क्या पड़ती, किसी भी लाइबिलिटी को पे करता हूँ तो क्या एंट्री पड़ती, क्रेडिटर्स टू बैंक, तो क्रेडिटर होता है डेबिट टू बैंक। सर प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक लाइबिलिटी, उसको भी पे करूंगा तो एंट्री डालूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक अकाउंट, दैट इज योर 62,000। अब सर 62,000 प्लस 45,000 माइनस 50,000, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, दैट इज योर 57,000। तो यहाँ पर आ गया, इसका टोटल आ गया 17 और 17, तो ये वाला अकाउंट भी मेरा हो गया मैच। अब देखो इसका रिस्पेक्टिव हेड्स में ट्रीटमेंट डालो, BD कहीं जाता नहीं और CD कहीं जाता नहीं, ठीक है, ये दोनों को क्रॉस कर दिया। टू बैंक का मतलब होता है टैक्स पेड, ये ऑपरेटिंग में जाता है, तो मैंने क्या किया, टू बैंक टैक्स पेड यहाँ पर डाल दिया 62,000 नेगेटिव। सर प्रोविजन फॉर टैक्स था मेरा 57,000 का, तो वो कहाँ जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा वर्किंग नोट में ऐड होता है, तो मैं यहाँ आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स और यहाँ मैंने ऐड कर दिया 57,000। अब देखो सर, तो मैंने स्टेप नंबर 1 कर दिया, 2 कर दिया और 3 कर दिया। अब मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3, ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 40,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000 एंड द प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसने बोला 40 की कॉस्ट थी तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सर 50 को मैंने इसमें बेच दिया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, इसका मतलब है 10K का हो गया मेरे को प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके एडजस्टमेंट गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो मेरे को इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो ये फिक्स्ड एसेट्स मेरे नॉन करंट एसेट्स में होंगे, तो देखो ये रहा फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 320। तो सर यहाँ पर आया ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3,20,000, तो 4 लाख और 320 का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब देखो उसने क्या बोला था कि 40,000 के फिक्स्ड एसेट्स 50 में बेचे, इसका मतलब है सर कि मैंने अगर 50,000 में सेल की तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैंक, दैट इज योर 50,000, पर 40 के एसेट्स 50 में बेचूंगा तो 10 का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मेरा इस साइड पे आता है, तो 10,000 का हो गया प्रॉफिट। अब देखो जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है सर वो आ रही है क्रेडिट साइड पे, तो मैंने क्या किया 4,10,000 माइनस 3,20,000 माइनस 50,000, तो सर मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई यहाँ पर। अब सर आपको क्या उससे पता लगा कि जो बैलेंसिंग फिगर है उसमें वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, सेल, बैंक और लॉस। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पर सेल गिवन है, सेल गिवन है तो सेल पे प्रॉफिट हो गया, तो अगर सेल पे प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो नहीं सकता, इसका मतलब है यहाँ पे सेल ऑलरेडी गिवन है, लॉस कभी हो नहीं सकता, तो मेरा बचा क्या यहाँ पर, बाय डेप्रीसिएशन, दैट इज योर 40,000, तो ये मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है सर। अब देखो इसका ट्रीटमेंट डालो, BD कहीं जाता नहीं, CD कहीं जाता नहीं, प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन, 10,000 का प्रॉफिट और 40 की डेप्रीसिएशन ये जाएगी ऑपरेटिंग में, तो मैं सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट डालता हूँ। 40,000 की डेप्रीसिएशन सर ये हो जाएगी ऐड, क्योंकि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में मैंने पहले डेप्रीसिएशन को किया होगा लेस, अब क्या कर दूंगा ऐड, सर यहाँ पर ऐड हो गया डेप्रीसिएशन 40,000। सर डेप्रीसिएशन 40,000 के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरा प्रॉफिट आएगा, सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आ गया मेरा नेगेटिव 10,000, क्योंकि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में P&L में प्रॉफिट को पहले प्लस किया था, अब क्या कर दूंगा माइनस, तो सर ये दोनों ट्रीटमेंट डल गए मेरे। अब उसने बैंक में कितने इन्वेस्टिंग में जाएगा मेरा, बाय बैंक मतलब ये क्या होगी मेरी सेल, तो सेल जो है मेरी 50,000 जाएगी इन्वेस्टिंग में, तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में गया तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज योर 50,000। सर यहाँ पर मेरा आ गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 50,000, सर ये भी मेरा हो गया। अब क्या हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 क्या बोलती है, इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 12% ऑफ पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे पे होता है और वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में मिलता है, तो देखो शेयर कैपिटल साल की स्टार्टिंग में भी इतना ही था,
तो साल की स्टार्टिंग में मेरा 6 लाख का शेयर कैपिटल था और अब भी कितने का है, 6 लाख का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 5। मैं यहाँ लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड। सर कितने का इंटरिम डिविडेंड पे किया, 72,000। सर ये कैसे आया इंटरिम डिविडेंड, 6 लाख का मेरा शेयर कैपिटल था, 12% पे लगाना था, तो मेरा यहाँ पर आ गया 72,000 का इंटरिम डिविडेंड। मुझे पता है इंटरिम डिविडेंड के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, सबसे पहले फाइनेंसिंग में से लेस करो और वर्किंग नोट में इसको ऐड करो। तो ये रहा मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ इंटरिम डिविडेंड पेड, तो यहाँ पर आ जाएगा 72,000 और फाइनेंसिंग में इसको लेस कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड दैट इज योर 72,000। अब देखो सर, मेरी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, ठीक है, ये देखो ये लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई मेरी। उसके बाद अब उसने स्टेप नंबर 3 भी मेरा हो गया। अब स्टेप नंबर 4 बोलता है पुट द डिफरेंसेस ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में जो जो डिफरेंसेस रह गए हैं ना, अब उसको डाल दो। देखो मेरा शेयर कैपिटल ऑलरेडी जा चुका है, रिजर्व्स और सरप्लस में बोला नोट नंबर 1 पे जाओ, तो ये मैं कट कर देता हूँ और नोट नंबर 1 में चला जाता हूँ। जनरल रिजर्व जो है वो था मेरा 350 का, अब हो गया 4 लाख का, इसका मतलब 50,000 मैंने ट्रांसफर किया होगा, तो इसको कट कर देते हैं। फिर वो बोला सरप्लस, सरप्लस पहले था 70 का, अब हो गया 50 का, मतलब -20। अब देखो सर उसने क्या बोला कि पहले साल की स्टार्टिंग में ना 3.5 लाख का जनरल रिजर्व था, 4 लाख हो गया, मतलब 50,000 मैंने ट्रांसफर किया और सरप्लस -20। तो देखो मैंने यहाँ पे 50,000 के रिजर्व डाल दिए और -20 का क्या डाल दिया, सरप्लस, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में था 70, अब हो गया 50, तो मतलब 20,000 नेगेटिव में मैंने यूज कर दिया होगा। तो यहां पर ये भी होगा। अब देखो सर, तो ये मेरा रिजर्व्स और सरप्लस हो गया और यहां पर भी इसको कर देता हूं कट। मेरा शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स और सरप्लस हो गया, बात है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 2। तो मैं नोट नंबर 2 पे आ गया, यहाँ पे बोल रहा है मॉर्टगेज लोन, तो सर ओपनिंग था नील, अब आ गया 150, तो ये मैं डाल दूंगा फाइनेंसिंग में, जहां मैं क्या लिखूंगा, क्या यहां पर आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, सर वो आ जाएगा पॉजिटिव में 1,50,000। तो सर यहाँ पर आ गया मेरा प्रोसीड्स फ्रॉम लोन 150। अब देखो मैंने देखा ट्रेड पेबल्स कितने के थे, सर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हैं 60,000 के, क्लोजिंग है 20,000 के, इसका मतलब है मैंने 40,000 से ट्रेड पेबल्स हुए हैं डिक्रीज। जब भी मेरे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज होते हैं तो मैं उसको करता हूँ लेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो मैं यहाँ पर आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस में और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 40,000। सर तुम लोग पूरा लिख के आओगे वहाँ पर, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये हो गया ट्रेड पेबल्स। अब उसने क्या बोला, सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गए, ये सब मेरी ट्रीटमेंट डल चुका है। अब मैं आ गया करंट एसेट्स के ऊपर। सर करंट एसेट्स में सबसे पहले वो बोल रहा है करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर करंट इन्वेस्टमेंट्स का ये मेरा है ओपनिंग बैलेंस, सर ये मेरा है क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस करंट इन्वेस्टमेंट्स का क्या होता है, देखो ये है मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, 5 में आ रहा हूँ, ये मेरा है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होता है उसका ओपनिंग बैलेंस जो है सर वो मेरा प्लस होता है, और कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में जो मैं क्लोजिंग बैलेंस है उसको छोड़ देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर दिया, सर दैट इज योर 20,000, ठीक है। अब ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को क्यों ऐड किया वो बाद में बताता हूँ। तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस को अभी मैं इग्नोर करता हूँ, वो बाद में देखें क्या करना है उसका। तो मैंने ओपनिंग, क्योंकि जो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो ओपनिंग बैलेंस माना जाता है, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पर ऐड। सॉरी, करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश और कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, इसलिए बस उसका ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया। वो लास्ट में बताता हूँ जब टोटल करेंगे कि क्यों मैंने बस ओपनिंग बैलेंस लिया। अब वो बोलते हैं सर इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज पहले थी 240 की, अब होगी 210 की, इसका मतलब है 30,000 से इन्वेंट्रीज हो गई कम। जब 30,000 से इन्वेंट्रीज हो गई मेरी लेस, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ऐड।
सर यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज को कर दूंगा ऐड, तो 30,000 हो गया सर मेरा यहाँ पर ऐड। तो देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज भी मेरा हो गया। उसके बाद क्या रह गया मेरा, ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले थे 4 लाख के, अब हो गए 588 के। सर पहले 4 लाख के थे, अब हो गया सर 588। इसका मतलब है 1,88,000 से मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हो गए, बढ़ गए, मतलब इंक्रीज हो गए। जब भी ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे इंक्रीज होते हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ, लेस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस 1,88,000। तो देखो सर, तो मेरा ये भी हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया। अब वो बोले कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का अगेन मैं ओपनिंग बैलेंस लेता हूँ सर, वो है 130। तो मैंने यहाँ पर 1,30,000 ओपनिंग बैलेंस में कर दिया ऐड। अब देखो, अब क्या करोगे तुम लोग, इस सबका टोटल करोगे और आंसर निकालोगे। मैंने टोटल किया तो यहाँ पे आ रहा है 30,000 प्लस 57,000 प्लस 72,000। तो सर मेरा टोटल आ गया 1,59,000। अब मैं ये 1,59,000 को ऊपर लिख दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,59,000 कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई। अब मैं क्या करता हूँ, इनका टोटल करता हूँ। तो सर मेरा यहाँ पर टोटल आया 40 और यहाँ का टोटल आया -14, तो यहाँ पर मेरा आ गया 26,000 पॉजिटिव। सर 1,59,000 में प्लस कर दिया 26,000, तो यहाँ पर मेरा आ गया 1,85,000। सर यहाँ मेरा आ गया 1,85,000। अब यहाँ का टोटल करो, -40 प्लस 188,000, -188। सर यहाँ का टोटल मेरा आया -1,98,000। इसमें अगर मैं 185 को प्लस करता हूँ तो मेरा यहाँ आंसर आएगा -13,000। अब इसमें अगर 62,000 को भी हम नेगेटिव में ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा -75,000। अब देखो सर, यहाँ पर मैंने लिखा था कैश फ्लो फ्रॉम, सर यहाँ पर आएगा कैश यूज्ड इन। सर यूज्ड इन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेगेटिव आंसर आया। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या करूँगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 24 पॉजिटिव प्लस 50 माइनस 30। सर यहाँ पर मेरा आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ योर 44,000। अब सर फाइनेंसिंग का टोटल करो। सर फाइनेंसिंग का टोटल आ रहा है 1,50,000 माइनस 72,000। तो सर मेरा यहाँ पर आ गया 78,000। तो सर ये भी क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 78,000। अब देखो मैं इसको ए मानता हूँ सर, इसको मैं मानता हूँ बी और इसको सी। तो पहले देखो इन सबका टोटल क्या है। इस 78,000, एक हो गया 75, एक हो गया 44, एक हो गया 78। तो देखो 44,000 78,000 प्लस 44,000 माइनस 75,000। तो सर यहाँ आ गया मेरा नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या हुआ, ए बी को सी को प्लस कर दो। तो सर यहाँ मेरा आ गया, इनका टोटल आया 47,000। 47,000 में अगर मैं 1,50,000 प्लस कर दूंगा, सर इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि क्यों मैंने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिया था। देखो नेट इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि तुमने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में से क्या कमाया, कि मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसका नेट फिगर निकाल लो। तो नेट फिगर जो होती है वो होती है सर मेरी जो आई ए बी सी को प्लस करके 47,000। वो बोलता है कि ओपनिंग साल की स्टार्टिंग में कितना था, नेट कितना कमाया, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो मेरा नेट इंक्रीज आया 47, मैंने साल की स्टार्टिंग में कमाया 150, तो मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ गया, 1,97,000। तो देखो सर मैं पहले बैलेंस शीट में जाता हूँ, क्या ये मेरा मैच हो रहा है। तो मैंने ये देखो क्लोजिंग बैलेंस मैंने 17,000 छोड़ा था और मेरा 180, तो क्लोजिंग 180 और 17 आ गया सर मेरा ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसका मतलब है 180 प्लस 17 197 आंसर आया। तो मेरा भी आंसर आया 197, तो ये हो गया मैच।
Sir, I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.